नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा, सबसे पहले बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर। सिलक्यारा सुरंग से अच्छी खबर आ रही है। अब कुछ ही देर में 41 मजदूर जो उसमें फंसे हुए थे उन्होंने जिंदगी की जंग लगभग जीत ली है और बहुत जल्द वो बाहर आ सकेंगे। ऐसी सूचना, ऐसी खबरें हमारे पास तक आ रही हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। सिलक्यारा सुरंग में 17वें दिन जीत गई जिंदगी की जंग। प्राणपण से प्रयास कर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर चलाया गया राहत और बचाव अभियान सफल। उत्तराखंड के सीएम और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद। तेलंगाना में आज थमेगा चुनावी शोर। बीआरएस, भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों ने झोंकी ताकत। 30 नवंबर को होगा मतदान। सरकारी छुट्टियों में भेदभाव पर घिरी बिहार सरकार। नीतीश सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई। हिंदू त्योहारों की छुट्टी में की कटौती। 2024 का कैलेंडर किया जारी। और सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। बकाये रकम की आंशिक भुगतान के औचित्य पर उठाया सवाल। पूरे भुगतान का निर्देश देते हुए 7 दिसंबर तक टाली सुनवाई। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलक्यारा में ऑपरेशन जिंदगी की, जहां जिंदगी की जंग जीत ली गई है। इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक ये जंग जीत ली गई है और अब से कुछ ही देर में जो श्रमिक है, 41 श्रमिक हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा क्योंकि मेडिकल टीम भी सिलक्यारा सुरंग में पहुंच चुकी है। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काम पूरा हो रहा है। 17वें दिन आई है अच्छी खबर। दरअसल पाइप डाल दिया गया है। टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। जल्दी कुछ बेहतर परिणाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी भी समय सुरंग से बाहर आ सकते हैं 41 श्रमिक। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से फोन कर सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत और बचाव कार्य के संबंध में जानकारी ली थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया था कि अंदर फंसे सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य ठीक है और मुख्यमंत्री ने पीएम को यह भी बताया कि फंसे श्रमिकों को निकाले जाने के बाद की भी सभी तैयारियां पूरी हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मेडिकल टीमें मौके पर तैनात हैं। एम्बुलेंसेज मौके पर तैनात है। डॉक्टर की टीम भी मौके पर मौजूद है। सभी रेस्क्यू टीम व अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं और वीके सिंह कैबिनेट मंत्री वो इस वक्त ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं। तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जनरल वीके सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उत्तराखंड का सारा सरकारी अमला अगर कहा जाए तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आज नहीं बल्कि पिछले 16 दिनों में, आज 17वां दिन है इस ऑपरेशन का। जब से ये घटना घटी है उसके बाद से प्राणपण से प्रयास किए गए हैं, जिसको कहते हैं कि कोई भी प्रयास ऐसा नहीं रहा जिसको बाकी किया गया। जो सारे एक्सपर्ट्स थे टनल डिगिंग से लेकर के और दूसरे कार्यों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में, उन सभी को लगाया गया। बार बार अड़चनें भी आई, बार बार बाधाएं भी आई, लेकिन आज इस बाधा को पार कर लिया गया है ऐसा लग रहा है क्योंकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट आया है, उन्होंने बताया है कि जो पाइप है वो टनल में डाली जा चुकी है। मेडिकल टीमें उन्होंने सुरंग में प्रवेश किया है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी क्षण मजदूर जो है, जो 41 मजदूर जो पिछले 16 दिनों से वहां फंसे हुए थे, आज 17वां दिन है, उनको किसी भी समय सुरंग से बाहर निकाला जा सकता है। तो किसी भी समय ऑपरेशन जिंदगी की सफल सूचना मिल सकती है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि
जो जिंदगी की जंग 41 मजदूर लड़ रहे थे और उनके साथ ही सारा देश उनके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो शायद आज सफल साबित हो। अब से तो थोड़ी ही देर में कुछ ही क्षणों में हम आपसे तस्वीरें साझा कर सकेंगे। तो पहले ये कहा गया था कि शाम 5 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है, लेकिन बहुत तेजी से ये काम किया गया। सुबह बताया गया था कि करीब 52 मीटर तक ड्रिल कर ली गई है टनल और केवल 5 मीटर तक की कमी रह गई है, लेकिन उसको ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शाम 5 बजे तक काम पूरा होगा, लेकिन बहुत तेजी से इस काम को पूरा किया गया। हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से सिलक्यारा टनल से मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के लिए ओपी, क्या जानकारी देंगे? जी, अभी जो श्रमवीर हैं जिनको हम कह सकते हैं बीते 17 दिन से टनल में फंसे हुए थे, सिलक्यारा टनल में, उनके बचाव, आपदा राहत और प्रबंधन कार्य के लिए लगातार युद्ध स्तर पर कार्य जारी थे। हर दिन अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल और हर्डल्स आ रहे थे, लेकिन इन सभी चुनौतियों, इन सभी बाधाओं को पार करते हुए आज हमारी जो इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी और श्रमवीरों के साथ जो रेड माइनर्स की टीम में पहुंच चुकी है और जो तकरीबन 58 मीटर तक का जो पाइप को पहुंचाने का काम था पूरा हो चुका है और अब उनसे बातचीत हो रही है। और अब वो घड़ी आ गई है जब थोड़ी देर बाद ये श्रमवीर बाहर निकलेंगे और एम्बुलेंस मैन के जरिए इनको चिकित्सालय ले जाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर न केवल अपनी पूरे देश और दुनिया की नजर इस ऑपरेशन पे कई दिनों से लगी हुई थी कि किस तरह इस ऑपरेशन को पूरा किया जाता है और किस तरह इन श्रमवीरों को सकुशल बाहर निकाला जाता है। तो यह ऑपरेशन आज पूरा होने की ओर अग्रसर हो चुका है। अंदर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, वो और तमाम तरह के जो एजेंसियों के लोग हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए किस व्यक्ति को क्या करना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा मोचन बल, चिकित्सीय टीम और अन्य विशेषज्ञों की टीम है, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, सभी लोग अपना काम करने के लिए यहां अंदर गए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद जब ये मजदूर बाहर निकलेंगे तो देश और दुनिया को पता चलेगा कि भारत में किस तरह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपदा और राहत से जुड़े कार्य को सफलतापूर्वक न केवल पूरा किया गया है, इन मजदूरों को सकुशल बाहर भी निकाल लिया गया है। जी, निश्चित तौर पर इस बात का इंतज़ार बहुत बेसब्री से किया जा रहा है, जिसको कहते हैं कि दिल की धड़कनें तेज़ हैं कि हमारे 41 श्रमवीर कब बाहर आ सकेंगे। बहुत जल्द इस सभी को इंतज़ार है, पूरे देश को इंतज़ार है। ओपी, उन सभी 41 श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में, उसके विषय में जानना चाहेंगे। क्या सभी लोग सकुशल हैं? कोई सूचना? जी, इन मजदूरों का स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकीय और शारीरिक स्तर पे पूरी तरह फिट है, क्योंकि बीते 16 दिन से जब से ये अंदर थे तब से लगातार इनके स्वास्थ्य के लिए न केवल चिकित्सकों की टीम उनसे संवाद कर रही थी, बल्कि आवश्यक जो चीजें इन तक पहुंचानी होती है, सामान्य स्तर की दवाइयां, नॉर्मल रहने के लिए अन्य चीजें होती है, बेसिक स्वास्थ्य के लिए, वो सब पहुंचाई गई थी। खाना पीने से लेकर इनके ऑक्सीजन सप्लाई, तमाम तरह की जो आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम जिस जिम्मेदारी से कर रहे थे ये यहाँ के इंजीनियर और एक्सपर्ट, वो पूरा कर दिया गया था। इसी वजह से ये 16 दिन तक न केवल सकुशल रहे, बल्कि आज 17वें दिन उनके चेहरे की जो खुशी है, जब सुबह उनसे अपने परिजनों से बात की तो साफ तौर पर झलक रही थी कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और इसके साथ ही साथ दिन में 2 से 3 बार मनोचिकित्सक इनसे बात करते थे, स्वास्थ्य की जांच करते थे, उनको खाने में क्या चाहिए, उनको पीने में क्या चाहिए, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या इच्छा है। हर इच्छा जो खाने पीने और स्वास्थ्य से संबंधित, हालचाल जानने से संबंधित, परिजनों से बात करने से संबंधित हर तरह की इच्छा पूरी की जाती थी। तो निश्चित तौर पर यह न केवल स्वस्थ बल्कि सेहतमंद है, बल्कि एक जो मानक होता है स्वास्थ्य का उसमें पूरे फिट है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि बीते 16 दिन से लगातार ये उस टनल में फंसे हुए थे, तो वहां का तापमान तकरीबन 23-24 डिग्री टेम्परेचर था और यहाँ बाहर का तापमान 7 से 8 डिग्री है। तो इसमें बहुत ही अंतर है और यही वजह है कि जब हम टनल तक पहुंच गए, लेकिन इस श्रमवीरों को बाहर निकालने से पहले उनको अभी थोड़ी देर के लिए एक सामान्य वातावरण में रखने के लिए अंदर कुछ बेड पहुंचा गए, जिन पे वो रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, स्वास्थ्य की उनकी पूरी जांच होगी, पैरामेडिकल स्टाफ, चीफ मेडिकल ऑफिसर और अन्य तरह की चिकित्सीय जांच करने के बाद इनको बाहर निकाला जाएगा। और जो बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा ये एम्बुलेंस का व्यू दिखाई। यहाँ पर बहुत बड़ी गहमा गहमी न केवल दिख रही है, बल्कि कई एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हुई है, बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ और बहुत सारे चिकित्सकों के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य पुलिस बल और आपदा मोचन बल के अलावा स्थानीय ग्रामीण भी बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं लगातार, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर तमाम जो बाहरी लोग हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ। तो आज ये दिन न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि इन श्रमवीरों के हिसाब से हम देखें, देश और दुनिया को दिखाने के हिसाब से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि किस तरह एक
टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को भारत सरकार, राज्य सरकार और तमाम केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकालती है। तो इससे न केवल पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा, बल्कि भारतीय अभियांत्रिकी के साथ साथ भारत के जो कुशल मजदूर है, दक्ष मजदूर है, उनके हुनर, जिनको रेट माइनर्स बोला जाता है, उनकी लोहा भी पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि जब मशीनों के द्वारा हम काम कर रहे थे उसमें बाधा आ रही थी और बार बार अवरोध पैदा हो रहे थे। ऐसे में जो रेट माइनर्स है उनको बुलाया गया। ये वो रेट माइनर्स है जो उनके पास न कोई डिग्री है, न कोई डिप्लोमा, लेकिन उनके कार्य का अनुभव, उनके कुशलता का अनुभव इतना गहरा है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे जो हथियार होते हैं, पारंपरिक हथियार जिनको कहते हैं, कुदाली, लकड़ी, बर्ची, छेनी, हथौड़ी, इन्हीं से कुतरते कुतरते तकरीबन 6 मीटर का रास्ता जो बहुत ही कठिन था उसको पार करके और उन मजदूरों तक पहुंच गए हैं। जी ओपी, आपने बहुत विस्तार से इस बारे में जानकारी दी। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि इंतज़ार इस बात का है कि कब पहली झलक मिल सकेगी उन श्रमवीर भाइयों की जो 41 दिनों से वहां फंसे हुए थे। शायद जैसा कि आपने कहा उसमें थोड़ा समय इसलिए भी लगेगा क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर 7-8 डिग्री सेल्सियस है और अंदर का टेम्परेचर जहाँ सुरंग में वो लोग फंसे थे वो तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस है। पिछले 16 दिनों से वहाँ पर फंसे हुए थे, तो शायद इस वजह से भी अचानक उनको इस मौसम में एक्सपोज तुरंत ना किया जाए। बाकी जो मेडिकल टीमें हैं वो ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगी। आपसे समझना चाहेंगे पिछले 16 दिनों का हाल, क्योंकि जब से ये सुरंग में फंसे होने की और सुरंग के गिरने की खबर आई थी उसके बाद से लगातार कोशिशें की जा रही थी। कई बार ऐसा लग रहा था कि हम जीत के बेहद करीब हैं, लेकिन कोई ना कोई बाधा ज़रूर आ जा रही थी। किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चला, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, बीते 12 नवंबर को भोर सुबह 5 बजे जब ये मलबा गिरा तब जो रात की ड्यूटी करने वाले बहुत सारे श्रमवीर अंदर काम कर रहे थे और अचानक वो उस मलबे में पीछे फंस गए और उनका बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। लेकिन उसी दिन से जैसे ये घटना घटी, नवयुगा कंपनी इस काम को देख रही थी और दूसरी एक कंपनी गाजा कंपनी थी। तो दोनों कंपनियों के कर्मचारियों ने, इंजीनियरों ने अपना जो भी एक्सपर्टीज, अपनी मशीनें, उनके जरिए इनको निकालने की कोशिश की। लेकिन जब उनको लगा कि ये ऑपरेशन थोड़ा बड़ा है, इसमें हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने उसके बाद जो NHIDCL कंपनी भारत सरकार की है उस कंपनी के इंजीनियर्स को बुलाया। उन्होंने अपनी मशीनें यहाँ भेजी और लगातार काम करते रहे। लेकिन कई तरह के अवरोध इसमें आते रहे। तो फिर 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ जो राज्य के मुख्यमंत्री है उससे बात की और उनको आश्वस्त किया कि केंद्र की तरफ से जो भी मदद होगी वो पूरी मदद की जाएगी। बाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पहुंचे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग सचिव अनुराग जैन यहाँ पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। और उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मंगेश घिडियाल और पूर्व PMO एडवाइजर भास्कर खुलबे यहाँ पहुंचकर लगातार वो उसी दिन से लेकर आज तक यहाँ डटे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ केंद्र और राज्य का समन्वित कोऑर्डिनेशन न केवल देखने को मिला, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मशीनें, एक्सपर्टीज है, जो ऑगर मशीन है उसको बाहर से लाना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ जिनको USA से लाना था, लंदन से लाना था, ऑस्ट्रेलिया से लाना था, उनको भारत सरकार ने बुलाया। इसके अलावा जो C-130 हरक्यूलिस विमान है वायुसेना का, उसके जरिए बहुत हैवी उपकरण और साजो सामान की मशीनें उनको यहाँ लाया गया। आंध्र प्रदेश से आई, हैदराबाद से आई, चंडीगढ़ से आई, बहुत अलग अलग जगह से कई मशीनें आई। आज इतनी मशीनें यहाँ हैं जो 2 किलोमीटर का एरिया पूरा रेडियस में मशीनें और उपकरण से पूरा जाल बिछा हुआ है। तो निश्चित तौर पर इनको पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियां न केवल लगातार लगी रही बल्कि इस ऑपरेशन को पूरा करने के काम भी करते रही। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसमें यह आई कि जो 70 मीटर का जो मलबा था उस मलबे में कई तरह के आयरन रोड थे, कई तरह की जो हर्डल्स आ रहे थे, कई तरह के जो कटर थे, गार्डर थे, ऐसी चीजें आने से उनको कटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। और हर बार यही समस्या आती थी कि जब वो ऑगर मशीन जब भी ड्रिलिंग करती थी उसके कटर में, पाइप में बहुत सारे वो जो आयरन रोड फंस जाते थे और उसको निकालने में फिर 20-20 घंटे का समय लगता था। लेकिन हर बार हमने देखा है कि इंजीनियर्स इसको बाहर निकाल रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, फिर दोबारा से काम कर रहे हैं, फिर बाधा आ रही है। इस तरह यह स्थिति चलती रही और तकरीबन 45 मीटर तक अमेरिकन ऑगर मशीन जो है उसके जरिए रास्ता तय किया गया। लेकिन उसके बाद यह देखा गया कि अभी स्थिति थोड़ी विपरीत है, तो उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन बैठक की गई और फिर सतलुज जल विद्युत निगम, टिहरी जल विद्युत निगम, ONGC, सतलुज नवयुगा कंपनी, इसके अलावा जो ट्रांसलेस कंपनी, इसके अलावा गाजा कंपनी, इन सबको अलग अलग मोर्चों पर जिम्मेदारी दी गई। और जो मेरे पीछे जो नजारा मैं दिखाना चाहूंगा अपने सहयोगी से कहूंगा, ये जो सिलक्यारा टनल का रास्ता, यहाँ पर नवयुगा कंपनी ने जो ड्रिलिंग का काम शुरू किया। साथ ही साथ जो ऊपर पहाड़ी है, मैं बताना चाहूंगा, एक बार इसका व्यू दिखाई। इस पहाड़ी पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने
तकरीबन 1150 मीटर का रास्ता बनाया और उस रास्ते से ऊपर सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी के कर्मचारियों ने वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया और अभी तकरीबन 41 मीटर तक ड्रिलिंग उन्होंने कर भी दी थी। इसके साथ ही साथ पैरेलली उन्होंने 8 इंच का एक पाइप 70 मीटर तक अंदर डाल दिया था, जो 87 मीटर तक पहुंचना था, थोड़ा ही नजदीक था। इसके अलावा अपोजिट साइड में ये इसका एंडिंग पॉइंट है टनल का, इसका इनिशियल पॉइंट जो है उसको बरकोट साइड बोलते हैं, जो बरकोट साइड में गाजा कंपनी और इसके साथ साथ जो टिहरी डैम से जुड़े टिहरी जल विद्युत निगम के कर्मचारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे थे। तो यह कई मोर्चों पे काम हो रहा था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, परपेंडिकुलर और मैनुअल, तो तमाम मोर्चों पे काम होते होते, लेकिन ये उम्मीद इसी बात की जा रही थी कि अंत में जो रिजल्ट आने थे वो रिजल्ट सबसे ज्यादा पहुंचे यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान मैनुअली काम करने से। और बाद में जब ये तय किया गया कि 45 मीटर के बाद हमें मैनुअली काम करना है, क्योंकि बार बार हम मशीन को निकालते हैं, काफी खर्चा होता है और खर्चे से बड़ी चुनौती सबसे ये होती है कि टाइम हमारा ज्यादा बढ़ा जा रहा है। तो इसलिए फिर एक्सपर्टीज ने तय किया कि हमें रेट माइनर्स को बुलाना चाहिए, ऐसे दक्ष मजदूरों को बुलाना चाहिए जो भारत के कुशल मजदूर होते हैं। आपसे और डिटेल लेंगे। ग्राउंड जीरो पर आप अलग मौजूद हैं पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से दरअसल आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपसे और डिटेल लेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। विनोद जी, कितनी बड़ी खबर आप इसको इस लिहाज से मानते हैं कि पिछले 16 दिनों से जो प्रयास किए जा रहे थे, आज एक सुखद परिणाम सामने आ रहा है। उम्मीद है कि अब से थोड़ी ही देर में जो मजदूर हैं, 41 हमारे श्रमवीर हैं, उनके दर्शन भी हो सकेंगे, उनको देखा भी जा सकेगा, वो शीघ्र ही बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पूरे सवाल का जवाब एक अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व इसलिए कह सकता हूं कि आपने देखा, हम लोग लगभग रोज इस स्टोरी को कर रहे थे और हर दिन इस उम्मीद में थे कि आज ये गुड न्यूज़ आनी है, और ये होता नहीं था। इतनी चुनौतियों के बीच हर दिन के काम में आप कुछ न कुछ बाधाएं होती थी। जैसा कि ओपी बता रहे थे, मल्टी लेवल पे ये काम हो रहा था, कई स्तर पे ड्रिलिंग हो रही थी और हर जगह एक बाधाएं सामने में आती थी। कहीं बाधाएं कंपन की होती थी, कहीं बाधाएं मलबे गिराने की होती थी। आप सोचिए, ऑगर जैसे मशीनें लाई गई, रातों रात उस मशीन को लाया गया, वहाँ प्लेस किया गया। सारे देश के जो दुनिया के जो सबसे बड़े माइनर हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि जिस इंडिया के जुगाड़ पर लोग सवाल उठाते हैं वो जुगाड़ ही काम आया है। और राइट माइनर्स जो है अपने जो अलग अलग इलाके में इसका काम करने के लिए सिद्धहस्त हैं और उनका जो स्किल पावर है वो किस तरह से काम किया है वो आप देखिए कि एक उम्मीद की ही रोशनी नहीं जगी है, बल्कि हमारे स्किल जो कारीगर हैं उन पे भी भरोसा देश को बढ़ा है कि उन लोगों ने इस मुश्किल काम को इतना आसान बनाया है कि आज 41 जिंदगियां बाहर आने के लिए, सामने आने के लिए लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं और उन जिंदगियों में भी, उनके परिवारों में भी एक नई उम्मीद जगी है। निखिल जी, विनोद जी, एक और सवाल, पता नहीं ये वक्त सही है ये करने का कि नहीं, लेकिन आप बताएंगे, एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति इस तरह के ऑपरेशंस को चलाने के लिए और ये टेक लेने के लिए कि वो हमारे श्रमवीर हैं, हमारे भाई हैं और उनकी जिंदगी किसी से कमतर नहीं है, वो फंसे नहीं रह सकते। ये कंसर्न है। आप इस कंसर्न को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अगर सुबह सुबह हर दिन आप देख रहे थे इन दिनों उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट आता था और वो हर दिन एक तरह से पीएम उनके जो भी उनका डेवलपमेंट है, वहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन की जो भी प्रगति है, उस सारे प्रगति का पीएम कम से कम सुबह सुबह जायजा लेते थे। चुनाव के इस व्यस्तताओं के बीच में पीएम अपना पहला काम जो है, मुझे लगता है कि वो उसी से शुरू करते थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रोग्रेस क्या है, उस प्रोग्रेस की स्थिति क्या है, दिक्कत क्या है, और उसके बाद जो अपने ऑफिसर्स के बाद समीक्षा करके होते। कल आपने देखा होगा जब हम लोग स्टोरी कर रहे थे इसी आपने उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन पे, तो आपने देखा कि पीएमओ से प्रधान सचिव जो पीके मिश्रा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो वहाँ मौजूद हो गए थे। उसके बाद जो होम सेक्रेटरी हैं वो भी वहाँ पे थे और लगातार आप देख रहे हैं कि जनरल बीके सिंह मंत्री वहाँ पे हैं। और इसके बाद चीफ मिनिस्टर लगभग हर रोज अपने सारी व्यस्तताओं के बीच में एक बार कम से कम रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने वहाँ खुद पहुँचते हैं। तो इस गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इन चीज़ों को मॉनिटर करते हुए दिख रहे थे तो जाहिर सी बात है कि पूरा अमला और पूरी व्यवस्था के साथ साथ दुनिया भर की जितनी एक्सपर्टीजें हैं माइनर को लेके, अब इस माइनिंग को लेके दुनिया भर में जितनी भी एक्सपर्टीज है वो आपको उत्तरकाशी के सरकार इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है अभी। लेकिन कहते हैं ना कि हर के नसीब में इस कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा जो सूत्र है वो राइट माइनर्स ने, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ कि वो तरकीब किस तरह से काम आया है कि वो एक सबसे
सबसे बड़ा होप बना था। जो बात ऊपी अभी कह रहे थे कि किस तरह से जो मल्टी लेवल में जो शुरू हो रहा था, एक माइनिंग जो है वहां पे शुरू हो गया था एक तरह से पैरेलल, और वो लगभग बहुत करीब भी पहुंच गया था, लेकिन रात में उसको बंद किया गया जब उसे लगा कि ये रेट माइनिंग जो है वो बिल्कुल सक्सेस है और सही दिशा में आगे जा रही है। तो उसका मॉनिटरिंग करते हुए वहां पे जो आर्मी के वहां कमांडर लगे हुए हैं, उन लोगों ने उस बीच तथ्य को समझा कि ये सबसे बेस्ट अभी का तरीका है, और ये तरीका जो है अभी हमारे सामने भी एक कामयाबी के रूप में सामने में दिख रहा है। निखिल जी, निश्चित तौर पर कहा भी गया है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ओपी यादव लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। ओपी, एक तो ताज़ा अपडेट वहां से लगातार हमको बताते रहिएगा कि क्या कुछ वहां हलचल हो रही है, क्या कुछ चल रहा है, और उसके अलावा आप बाधाओं के विषय में बता रहे थे कि किस तरह से बाधाएं आई पिछले 16 दिनों में इस ऑपरेशन में। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही है कि मजदूरों को कब बाहर निकाला जाएगा, इस श्रमवीरों को कब रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकालने के बाद इनको गंतव्य स्थल पर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, उसकी पूरी तैयारियां अंदर चल रही है। और जैसा मैंने आपसे जिक्र किया और आपने भी बताया कि जो तापमान में जो वेरिएशन है उसी की वजह से अब वहाँ देरी हो रही है। कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती है जिनको पूरा करना होता है, चिकित्सीय जाँच के हिसाब से भी उनको देखना होता है कि वो फिट है या नहीं है, कितने दिन तक सर्वाइव किए हैं एक जगह पे, तो उनमें कोई शारीरिक मानसिक कोई दिक्कत तो नहीं। इन सभी चीज़ों के चलते थोड़ी वहाँ देरी हो रही है, लेकिन अब वो घड़ी खत्म हो चुकी है, वो इंतजार खत्म होने वाला है जिसका हमें देश और दुनिया को इंतजार था। खुशी की लहर देखी जा सकती है क्या ओपी? वहां पर बहुत सारे लोग हैं ओपी, जो हिमालय की लहर देखी जा सकती है क्या जी? खुशी देखी जा सकती है क्या? उसको महसूस कर पा रहे हैं? पिछले 17 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था। सहयोगी से कहूंगा जरा ये टनल का व्यू दिखाइए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी है, बहुत सारे लोग सामने वो जो एक अस्थायी मंदिर सा बना हुआ है जहाँ पर पूजा पाठ लगातार करते रहे हैं। अब मैं सहयोगी से कहूंगा जरा वो मंदिर का व्यू दिखाएं। वहाँ पर दिन रात पूजा का काम चलता है। यहाँ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह रोज आते हैं तो पूजा करते हैं, जो इंजीनियर्स करते हैं, इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ एर्नोल्ड डिस्ट का है वो है, सभी यहाँ आते हैं और एक आस्था और विज्ञान का यह महासंगम है। यही वजह की इस ऑपरेशन को पूरा करने में न केवल इन इंजीनियर्स ने अपनी भूमिका निभाई, बल्कि जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्होंने अपनी आस्था के जरिए प्रभु से प्रार्थना भी की कि जल्दी से जल्दी ये श्रमवीर बाहर निकले। आप देखिए पूरा मैं बताना चाहूंगा, ये जो भी आप आगे तक देखेंगे तो यहाँ पे कई लोग खड़े हैं जो जिनमें मेडिकल टीमें भी हैं, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, बहुत सारे ग्रामीण है जो आगे बैठे हुए हैं, जिनकी आंखें पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। उनके सम्मान में इस पहाड़ी के ऊपर भी बहुत सारे श्रमवीर और ग्रामीण बैठे हुए हैं जो कई दिनों से इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी ये बाहर निकलेंगे और ये जो मुसीबत की घड़ी है खत्म होगी। तो निश्चित तौर पर ये नज़ारा बहुत उल्लास और हर्षोल्लास का है, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये बोगनाथ देवता की जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। और यहाँ पर जब भी कोई दिक्कत आती है, आपदा आती है, विपदा आती है, तो भगवान बोगनाथ के स्थानीय लोग पूजा करते हैं और पूजा के बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो निश्चित तौर पर यही वजह कि इन लोगों ने लगातार यहाँ पूजा अर्चना की, श्रमवीरों ने अपना काम किया, इंजीनियर्स ने अपना काम किया और स्थानीय ग्रामीणों ने पूजा पाठ करके अपनी भूमिका निभाई। तो एक समन्वित प्रयास ही हम देखते हैं और मैं मान सकता हूं कि समन्वित प्रयास का नतीजा तब और सार्थक हो जाता है जब केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दिन रात लगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी माहौल है, लगातार चुनावी रैलियों में व्यस्तता के बावजूद समय निकालते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री से हर दिन न केवल संवाद करते हैं बल्कि केंद्र की तरफ से जो मदद दी जानी है उसमें कोई कमी न रहे, इसके लिए बार बार उनको बताते भी रहते हैं। और यही वजह की यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी बीते 10 दिन से ज्यादा समय से डेरा डाले हुए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री धामी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने अस्थायी कैंप कार्यालय यहाँ उत्तरकाशी में बना लिया। यही दूसरा जो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह है, सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री, वो यहाँ बीते 10 दिन से लगातार डेरा जमाए हुए। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह एक संवेदनशीलता के साथ केंद्र और राज्य का कोऑर्डिनेशन है। मेरी जो अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एक्सपर्ट एर्नोल्ड डिस्ट का उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार अपने जीवन काल में देख रहा हूँ कि किसी देश का मुखिया इतना संवेदनशील होके जो मजदूर होते हैं, श्रमवीर होते हैं, उनके लिए चिंता कर रहे हैं और राज्य स्तरीय जो एजेंसियां उनको लगा रखा है। और केंद्र राज्य का कोऑर्डिनेशन मैंने अपने जीवन काल में ऐसा नहीं देखा जो यहाँ पर इस टनल में कोऑर्डिनेशन देखा है। तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन निश्चित तौर पर पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य की एजेंसियां न केवल एक जिम्मेदारी निभा रही है बल्कि मनोभाव से, अपनी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, तत्परता से काम करने में जुटी हुई है। और यही वजह है कि ऑपरेशन बेशक दिन 17 लगे लेकिन पूरा होने की ओर अग्रसर रहा। और अब थोड़ी देर के बाद वो श्रमवीर जो हैं जिनका देश और दुनिया को इंतजार है वो सबके सामने होंगे और इस
ये जो मोबाइल एम्बुलेंस वैन है इनके जरिए चिकित्सालय भेजे जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं न केवल चुनौती भरे होते हैं बल्कि इनसे निपटने के लिए बहुत संवेदनशीलता और सजगता का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब भी ड्रिलिंग होती है, अभी जब ड्रिलिंग हो रही थी ऑगर मशीन है तो ये 1570 हॉर्स पावर की मशीन थी, और जब ये मशीन चलती थी तो इसमें कंपन होता था, और कंपन की स्थिति में हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं मलबा फिर से न डस जाए। इसके अलावा जब ये मशीन चलती थी इसमें पॉल्यूशन की भी संभावना रहती थी, क्योंकि ये डीजल संचालित मशीन थी। तो इस तरह इस ऑपरेशन को पूरा करने में हर मोर्चे पर न केवल ध्यान देना पड़ता था बल्कि छोटी छोटी चीजों को आगे बढ़ने के लिए संवेदनशीलता के साथ, अहमियत के साथ ध्यान देकर आगे बढ़ना होता था। यही वजह है कि जब इसमें कई तरह का आयरन कटर्स, रोड, पाइप और ऑब्स्टिकल हेडर आते थे, उनको काटने के लिए इंजीनियर्स ने अपनी एक्सपर्टीज दिखाते थे, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस ऑपरेशन को पूरा करने की ओर बढ़ते थे। और यही वजह है कि जब ऑगर मशीन थी इसके जरिए जब हम 45 मीटर तक पहुंच गए थे, उसके बाद ये उम्मीदें हमारी पूरी हो गई थी कि हम बहुत जल्दी मजदूरों तक पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जब मशीन चलती है तो उसमें बार बार कटर फंस जाता है, उसमें टाइम टेकिंग लग रहा था। और दूसरी चुनौती यह थी कि मशीन चलने से कंपन की स्थिति होती थी, तो उस कंपन की स्थिति के चलते ये बड़ी दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती थी कि कहीं मलबा फिर से न गिर जाए और जो ऑपरेशन पूरा किया जा रहा है उसमें कहीं बाधा न बन जाए। और यही वजह है कि जब लास्ट में तय हुआ कि जो रेट माइनर्स की टीम है उनको बुलाए और मैनुअल ड्रिलिंग की जाए और इन मजदूरों को मैनुअली बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो भारत के इंजीनियर्स है उनको भी ये विश्वास है कि जो भारत के जो कुशल श्रमिक है जिनके पास डिग्री और कागजात नहीं होते लेकिन वो जो अनुभव उनका होता है वो डिग्रियों पे भी भारी पड़ जाता है। और यही वजह है कि जब मशीनों ने काम करना बंद कर दिया या मशीनों से अड़चन आना शुरू हो गई, तब ये श्रमवीर अपने हाथों में लोहे, कुदाली, थाली और जो इन तरह की जो चीजें होती है, छोटी छोटी जो बर्छी, छेनी, हथौड़ी, इनसे जाके अंदर काम किया और लगातार एक छोटे से 1200 mm का पाइप, बहुत ही छोटा पाइप होता है जिसके अंदर 2-2, 3-3 व्यक्ति अंदर जा रहे हैं और धीरे धीरे काम को अंजाम दे रहे हैं, जहां पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन के जो सिलेंडर छोटे छोटे लगा के अंदर गए और लेट कर कभी काम कर रहे हैं, कभी घूम घूम के काम कर रहे हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है लेकिन उन्होंने अपने सिर पे हेलमेट पे स्मॉल लाइट लगा रखी, उसी लाइट के जरिए टारगेट को फोकस करके छेनी से बार बार वार कर रहे हैं। और ये वार वो वार होता था जब हर बार हम मजदूरों की ओर पहुंच रहे हैं और जो अंदर मजदूर फंसे हुए थे उनको भी उम्मीद थी कि हर हथौड़े और छेनी की जब मार पड़ती थी तो उनको विश्वास था कि हमारे लिए जो काम किया जा रहा है बहुत नजदीक हम पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि जब ये मजदूर लोग पहुंचने वाले थे उससे पहले जब टनल से बातचीत मजदूरों से की जा रही थी, उनका साफ कहना था कि हमें पूरी रात की पता चल रहा था कि हम उस मोड़ पे नजदीक पहुंच गए जहां पर हमारे इंजीनियर, हमारे श्रमिक कुशल, हमारे जो रेट माइनर्स है जो काम कर रहे हैं वो हमारी तरफ पहुंच रहे हैं। और यही वजह रहा कि जब मजदूरों तक वो पहुंचे तो न केवल उनकी आंखें देखने लायक थी बल्कि खुशी से उनके चेहरे में, आंखों में आंसू गिर रहे थे, वो मजदूरों के, उन श्रमवीरों के जो बीते 16 दिन से टनल में फंसे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही जब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उनसे मिलने गए तो उनका आत्मविश्वास, उनका जोश और जज्बा इतना मजबूत था कि कोई कह नहीं सकता कि वो मजदूर है जो 16 दिन तक टनल में फंसे रहे और उसके बावजूद भी उनकी आंखें और उनका चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा है। ओपी, मजदूरों का मनोबल कैसे बनाए रखा गया इसके विषय में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन विनोद मिश्रा जी, आपने ओपी को बहुत विस्तार से सुना। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिसमें आपने देखा कि एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है वहां पर और लगातार दिन रात पूजा हो रही है। ओपी ने शब्द इस्तेमाल किया कि आध्यात्म और विज्ञान एक साथ काम कर रहा था। स्टेट मशीनरी और जो सेंटर की मशीनरी है वो एक साथ काम कर रही थी। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? निखिल, मैं तो ओपी को सुन रहा था और उसके इमोशंस को समझ रहा था जी कि ओपी लगातार ओपी यादव हमारे अपने रिपोर्टर वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हैं और इतने दिनों से इस पूरे चीज़ों को, इस पूरे जो ऑपरेशन है उसको बहुत नज़दीक से समझ रहे हैं। आज उनके हर लफ्ज, हर शब्द को आप समझिए कि वो कितने उत्सुकता में और कितने मनोभाव से और कितना उनके अंदर में उल्लास है, जो उनके एक शब्द से आपको लग रहा होगा कि वो लग रहा है कि वो हमारे परिवार के कोई सदस्य हो। वो कोई मजदूर ऐसे श्रमिक नहीं थे जो कहीं बिहार से हों या उत्तर प्रदेश से हों या देश के अलग अलग राज्य से, झारखंड से हों, अलग अलग राज्य के मजदूर हैं, सारे श्रमिक भाई हैं हमारे। लेकिन आज पूरा देश जो है उनको इसी प्रतीक्षा में, 145 करोड़ की आबादी हमारे देश में हर एक को इंतजार है कि वो कब ये सारे श्रमिक हमारे बाहर आएंगे और वो अपने परिवार से मिलेंगे। तो मैं ओपी को बहुत ध्यान से सुन रहा था कि ओपी जो बता रहे थे उसमें उनकी जो मनोभाव और उनकी जो उल्लास और उनकी जो प्रसन्नता है वो कैसे उनके शब्दों में झलक रही थी। कि डेफिनेटली आपने सही कहा कि इसमें विज्ञान और अध्यात्म सबका, और सबसे बड़ी बात है कि सबकी जो
जो एक वो सामाजिक भागीदारी है, आप वहाँ देखिए केदारनाथ के पुजारी से लेके हो या वहाँ श्रमिक से लेके हो, अधिकारी से लेके हो, पुलिस से लेके हो, मेडिकल टीमें से लेके हो, सब वहाँ लगातार इस 16 दिन से मौजूद है। डॉक्टरों की भी टीम है जो एक साइकोलॉजिकली उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करती रही है। 16-17 दिन एक गुफा में कैद रहना आसान काम नहीं होता। एक आसान उसके बात को समझा जा सकता है कि चाहे वो कितने भी ट्रेंड लोग हों, कभी ना कभी उनका मनोबल डाउन होगा। सबसे बड़ी चुनौती थी उनके बीच में पानी पहुंचाना, उनके साथ में खाने पीने के करना। आप सोचिए कि 12 दिन के बाद ऐसा संभव हुआ जब हम एक सॉलिड फूड के रूप में उनको इस सुरंग बना के उनको एक ड्रिल करके उसके बीच में खाना डाल के, जब से खिचड़ी पहला दिन 12 दिन के बाद उनको एक खिचड़ी नसीब हुआ था। और इस तरह के आप ये देखिए रोज़ कुछ न कुछ एक ब्रेक थ्रू लाने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि ये सारी चीज़ें उनके पहुँचने और उनको निकालने के लिए कोशिश हो रही है। और इन सारी कोशिशों का आप सोच सकते हैं कि वहाँ नेटवर्क को लाया गया ताकि वो अपने परिवार के साथ बात कर सके, उनको ये आश्वस्त कर सके कि मैं जिंदा हूँ और मेरे लिए काम करने वाला कोई है जो कह रहा है मैं हूँ ना। और ये मैं हूँ ना का जब आप आश्वस्त करते हैं किसी को, तो कोई भी आदमी चाहे किसी भी संकट में हो उसका एक मनोबल बना रहता है। और ये मैं हूँ ना कहने वाला प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर से लेके और वहाँ के जो लोकल लोग थे सारे बाहर में खड़े थे। आप लोगों की भीड़ देखिए और हर आदमी उन मजदूरों से, उन श्रमिकों से कह रहा है मैं हूँ ना। तो ये जो चिंता करने की बात में आप जब इतने समाज शामिल होता है तो जाहिर सी बात है 16 दिन क्या लोग कई दिन तक अपने मनोबल को बना के रख सकते हैं। दरअसल मैं हिंदुस्तान का वो रंग भी आपसे समझना चाह रहा था जिसमें मैंने आपको बताया, जो आप भी कह रहे हैं कि लगातार जो ग्रामीण हैं वो 24 घंटे वहाँ डटे हुए हैं, उसके साथ में मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। जो इंजीनियर्स हैं, वो जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो जो पहुँच रहे हैं वो भी मत्था टेक रहे हैं, भगवान से मनौती मांग रहे हैं और उसके बाद काम में जुट जाते हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, वो जो मीडिया में खबरें आ रही है कि वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था जिसको वहाँ माइनिंग करते समय में उसको तोड़ दिया गया था। तो वहाँ लोकल स्थानीय जो ग्रामीण थे वो काफ़ी नाराज़ थे। जो ओपी बता रहे थे वो बाद में फिर से उसको शिफ्ट किया गया, वहाँ बनाया गया और उसके बाद लगातार पूजा हो रही है। तो ये बात लोगों के मन में कहीं से था कि ये अंदेशा जो है, ये घटना, ये दुर्घटना जो हुई है उसके पीछे कहीं ये रहा हो। ये शायद ये सब चीज़ें लोकल में ये बात चल रही थी और लोकल लोग ये बता रहे थे कि शायद ये नाराज़गी है, प्रकृति की एक नाराजगी है, वहाँ के जो कुदरती लोगों का अपना व्यवहार और अपनी जो एक रिवाज है, परंपरा है, संस्कृति है, वो शायद उनको लग रहा था कि ये शायद उसका आपने कोई ये किया है, एक तरह से इनक्रॉच किया है। तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में था, लेकिन वो लोग फिर उसी श्रद्धा भाव से एक छोटा सा मंदिर वहाँ फिर बना के पुनर्स्थापित करके पूजा पाठ का वो सिलसिला जारी करके उस अभियान में शामिल हुए थे। वो कोई नाराजगी उनकी नहीं थी, सब अपनी नाराजगी को भूल गए थे। दरअसल वही मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे जो ग्रामीण रहे वो भी वहाँ मौजूद रहे। ओपी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वो जो भी मदद उनसे बन पा रही थी वो कर रहे थे। बिल्कुल यही चीज़ मैं तो सिर्फ ओपी को सुन रहा था और ओपी जिस भावना से मैं कह रहा था कि जिस भावुक क्षण का वो बयान कर रहे थे, लग रहा था कि अभी अभी सारे मजदूर उनके आसपास में बिल्कुल अभी खड़े होने वाले हैं। अभी मैं जैसे देख रहा था टेलीविजन पे और जैसे खबर आ रही थी कि अभी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बात बार ओपी सही कह रहे थे, एक टेम्परेचर को मेंटेन करना भी एक बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिन से वो मजदूर वहाँ पे थे और बाहर काफ़ी सर्दी का मौसम है, तो इसके हिसाब से डॉक्टर की टीम वहाँ 41 एम्बुलेंस भेजे गए हैं और सब को शायद एम्बुलेंस से बाहर निकाला जाएगा। उनके बाद स्थिति की मॉनिटरिंग होगी। एम्स तक में उनके लिए सीट रिजर्व रखी गई है कि अगर किसी तरह की हालत हो तो फिर उनको एम्बुलेंस से फिर यहाँ लाया जाएगा। तो इस तरह के सारे मेडिकल फैसिलिटीज देने की, उनकी हर सुविधा देने की, जो परिवार के साथ भी सारे लोग हैं उनके साथ उनको तुरंत उसी के साथ में उनके साथ में अटैच किया जाएगा। तो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि आधे एक घंटे में ये स्थिति बनेगी कि मजदूर जितने भी हमारे श्रमिक हैं वो सब अपने अपने परिवार के बीच में होंगे। जी जी जी, निश्चित तौर पर। ओपी, अब बात जब रेस्क्यू ऑपरेशन की हो रही है तो एक बड़ा हिस्सा इसका जो 16 दिनों तक एक बड़ा लंबा अरसा होता है, इसमें मजदूरों के फंसे रहने की है। किस तरह से उनका मनोबल बनाए रखा गया? बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके सीधे तौर पर कहा जाए वो अपनाए गए, या कहें कि मनोविज्ञान का भी इसमें खेल रहा। किस तरह से उनको ढांढस बंधाया गया, क्योंकि मजदूरों का मनोबल बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी।
ओपी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम ओपी के पास दोबारा जाएंगे। विनोद जी, मनोबल बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी, जिसको न सिर्फ मनोवैज्ञानिक ढंग से डील किया गया, बल्कि लगातार इस बात की कोशिश की गई कि किसी भी तरह से जो मजदूर अंदर हैं उनका मनोबल बना रहे, उनको ढांढस बना रहे कि उनके लिए काम हो रहा है। निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा काम तो मनोबल ही किया है। आप इतने सारे स्किल्ड मजदूर हैं, सारे स्किल्ड लेबर हैं जो इस तरह के माइनिंग काम करते रहे हैं, वर्षों से करते रहे हैं। इन सारी घटना दुर्घटना का उनका आभास है, लेकिन इसके बाद भी आप ये देखिए कि 16 दिन तक उनका एक जीवट देखिए, जीने की क्षमता देखिए और उनका साहस देखिए। अगर वो जिंदा है, अगर वो इस चीज़ के लिए अपने को अभी तक मेंटेन किए हुए हैं, अपने स्वास्थ्य के रूप में अपने बिल्कुल एकदम फिट बने हुए हैं जैसा कि खबर आ रही है, तो जाहिर सी बात कह सकता है कि इस मनोबल के बनाने में और उन सारी चीज़ों में वहाँ के सिस्टम ने भी एक तरह से काम किया है और सिस्टम ने उनके मनोबल को कभी भी डाउन नहीं होने दिया है। तो इसके पीछे ये भी कारण है कि लगातार उनका एक संपर्क है, कम्युनिकेशन जो है वो चाहे उनके परिवार के साथ हो, वहाँ के सिस्टम में अधिकारियों के साथ हो, वहाँ के उनके जो सुपरवाइजर हैं उनके साथ में हो, लगातार उनका संपर्क बना हुआ है। लगातार उनको जो एक बेसिक फूड्स की ज़रूरत होती है, जो आप एक कह सकते हैं कि वारलैंड में जिस तरह से एक आर्मी को एक भेजने का काम होता है और उसके बाद उसके मनोबल को मेंटेन करने के लिए वहाँ फौज के सारे कमांडर अपने अपने तरीके से ऑपरेशन करते हैं, वो सारा ऑपरेशन वहाँ हो रहा था। कई आर्मी के जो अधिकारी थे वो बहुत सारे लोग इस काम के लिए भी थे वहाँ पे कि उसका मनोबल कैसे, उसका मोरल जो है उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है और कैसे हाई रहेगा। उसमें आर्मी के कई डॉक्टर थे, आर्मी के कई जवान थे, कमांडर थे। तो एक तरह से ये सारी कोशिशें जो हो रही थी, जो आपने बात कही थी आध्यात्मिक के रूप से, विज्ञान से लेके, सामाजिकता से लेके, सामाजिक भागीदारी से लेके, सारे चीज़ें और सारे प्रयास वहाँ होते दिख रहे थे और ये कामयाबी उसी का नतीजा है। निखिल जी जी, निश्चित तौर पर जो अंदर जो मजदूरों से बातचीत करने की बात हुई, क्योंकि ये जो ऑपरेशन था विनोद जी, आपने देखा कि वो बार बार किसी न किसी वजह से फेल कर जा रहा था। बावजूद उसके जो बाहर लोग काम कर रहे थे उनके मनोबल को भी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रही है और इसमें निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, उनका आपस में किस तरह से सारी चीज़ों को मैच करके एक साथ चलना, एक टीम वर्क बनाए रखना, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल चुनौती। आप इस बात को बिल्कुल आपने सही पूछा, सवाल किया है कि सबसे बड़ा सवाल कि देखिए हम लोग जो बाहर देख रहे हैं वो शायद इतने हताश थे कि लग नहीं रहा था कि कभी ये क्षण भी आएगा और ये इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम सारे के सारे हमारे 41 के 41 श्रमिक इस तरह से बाहर निकलते हुए दिख जाएंगे। लेकिन वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनका एक भरोसा था, उनका एक विश्वास था, उनको पता था कि जो टोपोग्राफी है, उसका जो डायमेंशन है, वहाँ के जो पहाड़ के स्ट्रक्चर है, तो वो डेफिनेटली वो चैलेंजिंग है। वो जिस समय में उसकी माइनिंग हो रही थी वो शायद वो चैलेंज उस समय में बनी होगी, लेकिन वो वहाँ पे इस चीज़ को जानते थे कि अगर इसमें रेस्क्यू होगा तो उस ऑपरेशन का तरीका क्या है और उस तरीके को लेके उनके सामने कई तरह की मैपिंग हुई थी। लेकिन हर बार जो चुनौती यही थी कि आपने 10वें दिन भी देखा कि एक बड़ी हर्डल सामने में आई, 12वें दिन भी देखा आपने ऐसे ही हर्डल आए सामने कि वहाँ नज़दीक पहुँचते पहुँचते लगा कि वहाँ फिर पानी का कोई स्रोत मिल गया, लगा कि वो टनल अब फिर से मलबा वहाँ पे ढहना शुरू हो गया। जैसे अगर मशीन के बारे में बता रहे थे कि वो देखिए उसकी इतनी वाइब्रेशन थी कि वो भी पूरे पहाड़ को हिला रहा था। तो इस तरह की चीज़ें और पूरी सावधानी से एक तरह से कि आपको चैलेंज आपके सामने में था, जीवित से हमारे सारे श्रमिक बाहर आए, वो सबसे बड़ा टफ चैलेंज था कि सबसे ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो चैलेंज सबके कार्य जितने भी स्किल लेबर थे या माइनर थे या जो भी टनलर थे, सबके सामने में सबसे बड़ी चैलेंज यही थी कि आपको जिंदा वो सारे 41 के 41 हमारे लेबर श्रमिक हैं उनको बाहर सुरक्षित और स्वस्थ रूप से निकालना है और शायद इस चुनौती को सबने जीता है और सबकी एक बड़ी कामयाबी है। निश्चित और सबकी एक बड़ी कामयाबी है। विनोद मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, ओपी यादव भी हमारे साथ बने रहे। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही इस खबर पर वापस लौटते हैं। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग से बहुत जल्द अच्छी खबर सामने मिल सकती है, जब 41 मजदूरों को, जो हमारे श्रमवीर भाई हैं, जो पिछले 16 दिनों से उस सुरंग में फंसे हुए थे, वो बाहर निकल सकेंगे। क्योंकि जो टनल है, वो जिसको ड्रिल किया जा रहा था, वो अंदर तक पहुंच चुकी है, मेडिकल टीमें अंदर पहुंच चुकी हैं, और किसी भी क्षण 41 श्रमवीर भाई उस टनल से बाहर आ सकते हैं। लगातार पूरा देश उनके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना कर रहा था, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरह से ये सभी 41 लोग बाहर आ सकें। पिछले 16 दिनों से प्राणपण से प्रयास किए जा रहे थे। केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर एक टीम भावना के साथ काम कर रही थी। तो लगातार बहुत सारे लोग पूरे देश में एक दीपक जला रहे थे इन श्रमिक भाइयों के लिए कि वो भी किसी तरह से जिंदगी की जंग जीत सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अपने एक संबोधन में श्रमिकों के लिए प्रार्थना करने की अपील की थी और कहा था कि उनको बाहर निकालने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं एक बार। हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए। हम सभी की यही प्रार्थना है। तो सभी की यही प्रार्थना थी, प्रधानमंत्री भी यही प्रार्थना कर रहे थे, पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा था, और वो प्रार्थना सफल होती हुई नजर आ रही है। और कुछ ही क्षणों में वो 41 श्रमवीर भाई उस सुरंग से, सिलक्यारा टनल से बाहर आ सकेंगे। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं इस वक्त में, और इस ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ओपी यादव भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह का एक जिजीविषा जिसको कहते हैं, जिस तरह का एक संघर्ष का जज्बा न सिर्फ जो वहां टीमें मौजूद थी उन्होंने दिखाया, बल्कि उनको गाइड करने वाले लोग, यानी कि जो सरकारें थीं, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो और चाहे राज्य की सरकार रही हो, उन्होंने भी दिखाया। वो भी इसके लिए काबिले तारीफ रहेंगे जो उनका काम रहा है वो। निखिल, अभी आपने अभी दोहा पढ़ा था, मानव जब जोड़ लगाता है, तो ये मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो वो आपने अभी तक मुहावरे में सुना होगा या लोकोक्ति में ही बात रही होगी। लेकिन आज जब ये देखते हैं वहाँ पे पहाड़ चीर कर 41 जिंदगी को बाहर लाने का, तो लगता है कि सचमुच में मानव जब जोड़ लगाता है तो शायद कुछ भी हो सकता है। कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है जब मानव अपनी पूरी ताकत, अपनी जोर से उस चीज़ों को सामने में ला के वो असंभव को संभव नहीं कर सकता है। यही तो इंसान की खूबी है।
और यही इंसान की खूबी में जब आज हम लोग बात कर रहे हैं, और वो जो रैट माइनर हैं और वो जिस तरह से माइनिंग करके दुनिया को एक चमत्कार दिखाया है, जहाँ अगर मशीनें काम नहीं कर पाई, वो सक्सेस उनको कामयाबी नहीं मिल पाई, वहाँ हमारे जो कुशल श्रमिक हैं वो किस तरह से काम किया है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये भारत की प्राचीन जो परंपरा और उसकी संस्कृति में जो हमारे स्किल्ड लेबर हैं, जो आप कह सकते हैं कि हमारे विश्वकर्मा हैं, उनकी थाती को अगर प्राइम मिनिस्टर ने आज याद किया है और उस स्किल को भी समझने की कोशिश किया है और देश के लोग समझ रहे हैं, तो उसका जीता जाता उदाहरण आपको इस उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन में देख सकते हैं कि हमारे स्किल की भी अपनी उतनी ही महत्व है, उतनी ही जितनी कि किसी इंजीनियरिंग और जितनी अभी टेक्नोलॉजिकल मशीनों के आने से हुई है। तो वो हमको एक साथ मिलाना होगा, और इसमें जब आपने साथ मिलाया है, ठीक है, मशीन ने वहाँ पे काम किया है, मशीन ने सारे रोबोट भी उतारे गए हैं, डीआरडीओ के सारे जो वैज्ञानिक के अभी तक जो लेटेस्ट रहे हैं रोबोट सब, वो वहाँ पे लाए गए हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे। लेकिन उसमें काम करने में जब आपने इस लोकल स्किल को लगाया है तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके कामयाब होती हुई दिखी है। अब हो सकता है आधे एक घंटे में सारे श्रमिक हमारे बाहर होंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब देश का एक स्वर मिलता है और जब देश के एक भावना मिलती है, तो जाहिर सी बात है कितने भी मुश्किल हो, कितना भी मुश्किल सा पहाड़ खड़ा हुआ हो, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है। वो इस 16-17 दिन के जो रेस्क्यू है उसमें हम लोगों ने देखा है। निखिल, निश्चित तौर पर 16-17 दिन के रेस्क्यू में हमने ये देखा है, और जो श्रमिकों के परिवार जन हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले उनको सुन लेते हैं। हो रहा है वो तो अभी तो बता रहा है कि ठीक है, लेकिन हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है ना ठीक है कि बुरा है, क्या पता। घर जाने के बाद होगा ना स्वागत। आज तो खुशी है, तो निकालने के बाद तो फिर और खुशी होगा, फिर अस्पताल से घर साथ में जाएंगे। वो तो आगे का प्रोसेस देखा जाएगा, पहले निकल जाए, उसके बाद डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो होने के बाद ही पता चलेगा ना फिर आगे का क्या प्रोसेस है। पर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, बातचीत हुई थी, तबियत सब ठीक था। हम लोग को बोला ठीक है, कोई नहीं, हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, आप लोग भी सही से रहिए, बस यही बातचीत हुई थी लास्ट। तो जो श्रमिकों के परिवारजन हैं वो भावुक भी हैं, और जिसको कहते हैं कि दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सभी की, हम सभी की बढ़ी हुई हैं। दरअसल विनोद जी, हम सब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो क्षण आएगा जब हम उन श्रमवीर भाइयों के दर्शन कर सकेंगे, कब वो हमें दिखेंगे और कब वो उससे बाहर आ सकेंगे। हालांकि जिसको कहते हैं कि रेस्टलेस होने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ओपी यादव ने साफ तौर पर बताया था कि जो वहाँ का टेम्परेचर है वो उससे जो डिफरेंस है उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। मेडिकल टीमें वहाँ अंदर मौजूद हैं। ओपी यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार उनसे भी अगर संपर्क हो। तो ओपी यादव, आप अगर हमें सुन पा रहे हो तो हम जानना चाहेंगे वहाँ अभी ग्राउंड ज़ीरो की क्या सिचुएशन है, कितना वक्त लगना है, क्या अभी कुछ मालूम चल सका है, और कितने समय में हम उम्मीद करें। हालांकि ये तुरंत ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ अभी ताज़ा अपडेट, कोई जानकारी मिल सकी हो तो हमारे साथ शेयर करें। जी, अभी मजदूरों तक के जो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह है, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और तमाम तरह की एजेंसियों से जुड़े जो लोग हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के जो अंतिम पड़ाव में जिनकी भूमिका होती है, वो सारे वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो यही थी कि वो इतने दिन से अंदर इस टनल में रहे हैं, तो बाहर के तापमान उनके लिए थोड़ा संवेदनशीलता रखेगा या नहीं रखेगा, इसी के मद्देनजर उनको एक बेसिक तौर पर रेस्ट करने के लिए, बाहर के वातावरण में आराम करने के लिए एक बेड लगाकर उनको कई जगह अलग अलग जगह लिटाया गया, ताकि वो थोड़ा रेस्ट करें और फिर इस टेम्परेचर को जब वो सहन शक्ति उनमें आएगी आधे घंटे 1 घंटे बाद, उसके बाद उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में बाहर लाने का काम किया जाएगा। हालांकि जो सबसे बड़ी चुनौती थी टनल के जरिए उन तक पहुंचना, वो पूरी हो चुकी है। तो हमारे जो इंतजार था वो खत्म हो चुका, बस केवल बेसब्री है तो इस बात की है कि वो बाहर कब निकलेंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ तरह अन्य तरह की बाधाएं जो होती है वो तो सब दूर हो गई, लेकिन अब केवल मैनुअली हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे मनोचिकित्सा के स्तर पर उनकी जांच की जा रही है। और बहुत सारी जो ऑब्स्टिकल है, जो एक पैरामीटर के तौर पर जब भी कोई सुरंग में लगातार 10 दिन से ज्यादा रह जाता है तो उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक स्तर पे और मनोवैज्ञानिक स्तर पे जांच की जाती है, उसके बाद ही उसको उपयुक्त पाया जाता है, तब आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो इसीलिए इनको वहां रोका गया है।
साथ ही साथ अन्य तरह की जो फॉर्मेलिटीज है पूरी करनी होती है। कई तरह की कंपनियां इस काम में इन्वॉल्व थी, किस किस कंपनी की क्या भूमिका थी, किस व्यक्ति को क्या काम करना है, रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन किस वक्त क्या काम करेगा, ड्रिलिंग के दौरान किसने क्या भूमिका निभाई, और जो अभी इसको टनलिंग के दौरान जो पाइप है उसको सैनिटाइज करने के लिए कौन काम करेंगे, स्ट्रेचर को कौन खींचेगा, जो रस्सी हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, उनके साथ कौन जाएगा। पहले ट्रायल के तौर पर अंदर की तरफ, दूसरी तरफ जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग गए हुए हैं वो व्यक्तिगत 1 बाय 1 उन्होंने संवाद किया, और फिर उसके बाद इनको थोड़ा रेस्ट दिलाया गया है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स मूड में रहे, उनको थोड़ा आत्मविश्वास बढ़े, उनका हौसला जो बुलंद है वो और ज्यादा मजबूत हो, और उसके बाद 1 बाय 1 उनको निकाला जाएगा और उनको जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाना और एक प्रैक्टिकल ट्रायल होती है उसको पूरा करने का काम अभी चल रहा है, ताकि रेस्क्यू के दौरान, पाइप के दौरान किसी मजदूर को, कई मजदूरों की उम्र 50 से कम है तो कईयों की 50 से ज्यादा भी है, तो जो उम्रदराज व्यक्ति है, जो उम्रदराज श्रमिक है, कर्मवीर है, उनको कोई परेशानी न हो टनल में। इसलिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो मानसिक स्थिति और जो शारीरिक कमजोरी कई लोगों में हो जाती है उन सबको ध्यान में रखकर इस ऑपरेशन को पूरा करने के दौरान भी बहुत संवेदनशीलता रखी जाएगी कि कहीं कोई व्यक्ति किसी तरह की चिंता और किसी तरह के अवसाद से न गुजरे। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब वो घड़ियां बहुत नजदीक आ गई है जब ये सभी श्रमवीर बाहर निकलेंगे और इनको इन एम्बुलेंस के जरिए चिकित्सालय ले जाया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर वो 16 दिन कैसे उन्होंने गुजारे होंगे इस बात को निश्चित तौर पर समझा जा सकता है ओपी यादव। और हम बार बार कह रहे हैं कि मजदूरों का मनोबल कैसे बनाए रखा गया, कैसे उनके साथ संवाद किया गया, परिवारों के साथ संवाद कायम कराया गया, ये सारी जो कहानी है वो भी मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप विस्तार से जानकारी दें, क्योंकि उनके साथ संपर्क बनाए रखना, उनको ढांढस देना, ये एक बड़ी चुनौती थी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। जब ये 12 नवंबर को घटना घटी उसके दूसरे ही दिन जब इस स्थिति को देखते हुए उनके परिजनों से संवाद करने की जो कंपनियां और इससे इंजीनियरिंग से जुड़े जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने तय किया कि हमें सबसे पहले जो श्रमवीर अंदर फंसे हुए उनकी लिस्ट तैयार करनी है और कौन किस गांव का, किस जिले का रहने वाला, उनके परिजनों तक संवाद करना है। तो सभी के परिजनों को सूचित किया गया कि ऐसे टनल में हादसा हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मीडिया में कई बार की खबरें ऐसी आएगी जिससे आपको अचानक ये टेंशन होगी, चिंता बढ़ेगी कि हमारा व्यक्ति कहाँ है, क्या स्थिति में है। तो इस वजह से इन सभी परिस्थितियों से उनको उबारने के लिए सबसे पहले उन्होंने उनके परिजनों तक संपर्क किया और उनको बताया कि वो मजदूर टनल में सुरक्षित हैं, बस केवल मलबा फंसने से अवरोध आ गया है, बाकी वो किसी भी तरह की कोई हडल में फंसे हुए नहीं है और जल्दी उनको रेस्क्यू किया जाएगा। उसके बाद जब धीरे धीरे इन श्रमिकों से संवाद का सिलसिला बना, 4 mm का पाइप था, उसके बाद 6 इंच का पाइप, 6 mm का पाइप इसमें डाला गया और वर्टिकली ड्रिलिंग के दौरान इनसे हर दिन संवाद होता रहा। इनकी फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, जो रोबोट सेंसिंग ऑटोमेटेड कैमरे हैं और जो अन्य तरह के जो उपकरण है उन तक भेजे गए, माइक्रोफोन के जरिए उनका संवाद बना रहा, वॉकी टॉकी से इनसे बातचीत करते रहे। फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल उन तक पहुंचाया गया ताकि उनसे संवाद में किसी तरह की बाधा न हो। तो उसके बाद जब कुछ परिजन यहाँ आए तो उनको यहाँ प्रशासन ने न केवल रुकने की और ठहरने की व्यवस्था की, बल्कि उनके खाने पीने और कपड़े, जूते, चप्पल, हर तरह की सामग्री इनको दिलवा के एक व्यवस्थित वातावरण में इनको रखा और हर दिन इनको इनके परिजनों से, मजदूरों से बातचीत करवाने का एक सिलसिला बनाया गया ताकि वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर न केवल उनके परिजन बल्कि जो अंदर फंसे हुए श्रमवीर है वो भी चिंता न करें। तो सुबह, दोपहर और शाम को एक निश्चित टाइम के दौरान सबको बातचीत करवाई जाती थी, लेकिन उसके बाद भी कोई व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा बात करना चाह रहा है, किसी मजदूर को अपने परिजन से बात करनी है या परिजन को किसी मजदूर से बात करनी है, तो भी प्रशासन द्वारा पूरी मदद की गई। और यही वजह है कि बाद में जब ऐसा लगा कि अब हमें मनोचिकित्सकों को भी तैनात करना चाहिए तो यहाँ पर एक अस्थायी चिकित्सालय बना दिया गया और उसी चिकित्सालय की टीम यहाँ दिन रात डेरा जमाई थी और उन मजदूरों से लगातार दिन में 2 से 3 बार संवाद करती थी और हर व्यक्ति की परिस्थिति, हर व्यक्ति की उम्र, हर व्यक्ति का खान पान, उसकी पहले कोई बीमारी तो नहीं है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, किस तरह की परिस्थितियों में पहले रहा हुआ है, कोई उसको शारीरिक मानसिक विकार तो नहीं है। इन सबको ध्यान में रखकर उनको न केवल मनोबल बढ़ाया गया बल्कि उनका आत्मविश्वास और मजबूत किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये देखी गई, जो मजदूर टनल में फंसे हुए थे उनने इस तरह का जोश, जज्बा और जुनून था कि वो जब टनल में फंसने के बाद भी जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना था कि हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, हम इस तरह के कामों में काम करने के अभ्यस्त है। अक्सर ऐसी स्थितियां आ जाती है, ये थोड़ी बड़ी बाधा थी, इससे छोटी छोटी बाधाएं हमने कई बार देखी है, लेकिन हमें किसी तरह की कोई मानसिक स्तर पे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि हम अंदर फंसे हैं। बस केवल हमें जो जरूरत की चीजें वो सरकार और संगठन और प्रशासन के जरिए लगातार मिल रही है, हमारे परिजनों से हमारी बातचीत हो रही है, तो हम बहुत उत्साहित है। बस केवल जल्दी बाहर निकले। और उन लोगों को मैं एक श्रमवीर का ये भी कहना था कि मैं
अपने आप को इस तरह नहीं मानता कि मैं टनल में फंसा हुआ हूं, बल्कि मैं ये समझ सकता हूं कि मैं क्वारंटाइन हो गया हूं, बस एक तरह से अपने लोगों से मिल नहीं पा रहा हूं, बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं है। और एक समय जब आएगा कि जब हम बाहर निकलेंगे और अपनों से मिल लेंगे, तो निश्चित तौर पर इन लोगों के मुंह से जब इस तरह की बातें सुनते थे, मीडिया में जाती थी, तो जो बाहर खड़े हैं लोग वो भी भगवान से प्रार्थना करते थे कि ये मजदूर नहीं है, वो श्रमवीर है, वो कर्मवीर है, जो देश के लिए काम करते हुए टनल में फंसे और उन्होंने अपने जोश जज्बे और जुनून को न केवल बनाए रखा, बल्कि उनके परिजनों को भी ढांढस बसाया कि आप चिंता न करें, हम अंदर हैं, सुरक्षित हैं और सेहतमंद। उसके बाद कई परिजनों के जो संवाद के दौरान हमारी लगातार बातचीत होती रहती थी। कल ओडिशा के मंत्री आए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी लगातार इन श्रमवीरों के परिजनों से बात कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और अन्य तरह की जो जानकारी ले रहे हैं, तो इससे निश्चित तौर पर हमें पूरा आशातीत रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जिस काम को अपने निगाह में लेते हैं, वो काम न केवल जल्दी पूरा होता है, बल्कि वो दिन रात इस पर लगे रहते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी स्तर की तकनीक और जो अन्य तरह की जरूरतें पूरी करने की वो भी उन्होंने पहुंचाई। तो जिस तरह से यहाँ पे जो एक वातावरण बना, एक मैकेनिज्म बना, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उससे उम्मीद सबको थी कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत समय पर पूरा करेंगे। बस थोड़ा सा देरी लग रही है, लेकिन अंधेर इसमें कहीं नहीं होगा और वो जो श्रमवीर अंदर फंसे हुए सकुशल निकल बाहर आएंगे। बल्कि इस ऑपरेशन को एक देश और दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा कि भारत में इस तरह शानदार ऑपरेशन बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन से किए जाते हैं। जी, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में भी इस पूरे ऑपरेशन को याद रखा जाएगा। ओपी, थोड़ी सी तकनीकी चीजें समझना चाहेंगे। क्या अंदर जहां मजदूर फंसे हुए थे, कितनी जगह थी वहां पर और क्या किस तरह की उनकी दिनचर्या रहती थी? क्योंकि आपने बताया कि जिस तरह से लगातार उनसे बात हो रही थी, तो क्या कुछ वो अंदर कर रहे थे? क्या किस तरह का माहौल था? इस बारे में भी कुछ जानकारी अगर आपके पास हो तो आप बताइए, क्योंकि आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं अब तक। जी, ये टनल बीते 4.5 साल से बन रही थी और ये 4.5 किलोमीटर की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम जहां खड़े हैं ये गंगोत्री यमुनोत्री का मध्यस्थ इलाका है। यहाँ पर पर्यटकों की बहुत आवाजाही रहती है और यहाँ पर दिसंबर से लेकर जनवरी के माह में बर्फबारी हो जाती है और ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। और ये जो टनल है इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि जो रास्ता है तकरीबन 25 किलोमीटर का है पहाड़ी के ऊपर से, और उसमें 2 से ढाई घंटे का वक्त लग जाता है। और जो लोग श्रद्धालु देश और दुनिया से आते, गंगोत्री से यमुनोत्री जाते हैं, तो उनको जाने में बहुत टाइम लगता है। इस टाइम के अलावा दिसंबर से जनवरी के दौरान इनको सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के लोगों का संपर्क कट जाता है और बर्फबारी की वजह से यहाँ तकरीबन 15 मीटर ऊंची दीवारें बन जाती है और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इधर उत्तरकाशी और इधर उत्तराखंड के दौरे पे आते तब बार बार कहते कि श्रद्धालुओं के लिए जो रास्ते बनाने हैं, जो मार्ग प्रशस्त करने, उनको न केवल बेहतर बनाया जाएगा बल्कि सुगम रास्ते बनाकर उनकी आस्था और प्रतीक जो देवता है उन तक पहुंचने की हर संभव प्रयास कराने में मदद की जाएगी। और उसी क्रम में यह राष्ट्रीय राजमार्ग 134 यहाँ बनाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सर्दियों के दिनों में आती थी जब यहाँ पर बर्फबारी हो जाती थी और रास्ता ब्लॉक हो जाता था। और इसी के मद्देनजर ये टनल बनाई गई जिसका NHIDCL ने काम शुरू किया और उसने 2 कंपनियों, नवयुगा और दूसरी कंपनी है गाजा, इनको ये काम दिया। इसके काम देने के बाद जब ये मजदूर अंदर रहते थे उनकी दैनिक चर्या बहुत ही सामान्य थी, क्योंकि 4.5 साल से ये काम कर रहे थे, ये अभ्यस्त थे, इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ओपी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, आप वहां बने रहिए, हम आपसे और भी अपडेट आगे के कार्यक्रमों में लेंगे। विनोद मिश्रा जी, आपसे चलते चलते आखिरी कमेंट चाहेंगे, बहुत संक्षेप में, क्योंकि कुछ ही सेकंड में मैं चाहूंगा कि आप उसको दें। 20-30 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के। निखिल, बस एक ही का दुआ है और एक ही सबसे बड़ी बात यह है कि 17 दिन के लगातार जद्दोजहद के बाद हमने 41 जिंदगियां बचाई है। तो ये 17 दिन का हमारे लिए 17 दिन है, जो वहाँ पे सुरंग में थे फंसे हुए, उनके लिए 17 साल से कम नहीं होगा। लेकिन ये 17 दिन का जो जंग उन्होंने जीता है उनको भी सलाम, और उनके साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके कारीगर हों, चाहे वो माइनर में लगे हुए लोग हों, चाहे वो टनलर हों जो विदेशों से आए हुए हैं, ये सबको आप कह सकते हैं कि एक तरह से कि भारत सबका शुक्रगुजार होगा इस मौके पे कि 41 जिंदगियां अपनी नई जिंदगी जीने के लिए बाहर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर। विनोद मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और ओपी यादव जो ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे और पिछले कई दिनों से लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। और जिस तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, उनको एक बार कोट करके इस कार्यक्रम को बंद करेंगे कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर
पर्वत के जाते पांव उखड़। तो सचमुच पर्वत के पांव उखाड़ दिए हैं हमारे जो टीमें थी, जो श्रमवीर हैं, वो 41 श्रमवीर बहुत जल्द बाहर आ सकेंगे। फिलहाल इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।